आप सभी बच्चों का स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछले कक्षा में हमने जो चर्चा की थी वो की थी वर्धन वंश की चर्चा। अब वर्धन वंश के बाद भारत में कुछ राजपूत राज्यों का उदय हुआ, जिनमें पहला जो राज्य है वो है पाल वंश। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश की और उसके बाद हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाल वंश की। पाल वंश के जो संस्थापक थे पाल वंश के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल। गोपाल नामक शासक। इन्होंने करीब 750 ईस्वी में स्थापना की। पाल वंश का जो सबसे महान शासक था वो था धर्मपाल। धर्मपाल ये पाल वंश के सबसे महान शासक। उसके अलावा एक विश्वविद्यालय था प्राचीन काल में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने ही की थी, यानी पाल वंश के जो राजा थे धर्मपाल, उन्होंने स्थापना की। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, जो कि गुप्त वंश का राजा था। उसी प्रकार विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना की है वो की है पाल वंश के राजा धर्मपाल ने। धर्मपाल के समय त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। त्रिकोणीय संघर्ष। त्रिकोणीय संघर्ष का मतलब था उस समय पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तीनों के बीच में युद्ध हुआ। तीनों के बीच में युद्ध हुआ, जो कि त्रिकोणीय संघर्ष कहलाता है। इस त्रिकोणीय संघर्ष में धर्मपाल भी शामिल हुआ था और धर्मपाल ने इस त्रिकोणीय संघर्ष में अपने राज्य को सुरक्षित बनाए रखा। उसके बाद हम बात करते हैं धर्मपाल के जो बाद जो शासक हुए हैं वो हुए थे देवपाल। इनका जो समय माना जाता है वो माना जाता है 810 से 850 ईस्वी तक। देवपाल के समय पाल वंश का विस्तार हुआ था। इन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। और देवपाल ने जो इनकी राजधानी थी वो थी पहले कन्नौज, सॉरी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी बंगाल की ओर ले गया।
तो देवपाल का जो समय माना जाता है 810 से 850 ईस्वी। देवपाल के समय पाल वंश या पाल साम्राज्य का विस्तार हुआ था। उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और उनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहां से वो अपनी राजधानी को बंगाल की ओर ले गए। देवपाल के बाद के जो शासक हुए हैं, देवपाल के बाद के शासक, वो सारे शासक निर्बल और कमजोर थे। निर्बल और कमजोर थे और यहां से पाल वंश का धीरे धीरे पतन होने लगा। उसके बाद एक शासक आएंगे महिपाल प्रथम। पाल वंश के एक राजा हैं महिपाल प्रथम। इनके समय चोल राजा, महिपाल प्रथम जब राज कर रहा था तो एक चोल राजा हुए हैं, उनका नाम है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम वो युद्ध करते हैं गंगा नदी, वो आक्रमण करते हैं गंगा नदी के तट पर और वहां तक के सारे प्रदेशों को जीत लेते हैं। और धीरे धीरे पाल वंश का पतन होने लग जाता है और लगभग 12वीं शताब्दी के बीच में, 12वीं शताब्दी के मध्य में पाल वंश का पतन हो जाता है। 12वीं शताब्दी के मध्य में पाल वंश का पतन हो जाता है। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे, जिन्होंने लगभग 750 ईस्वी के आसपास अपने राज्य की स्थापना की। धर्मपाल जो शासक थे वो इस वंश के सबसे महान शासक, और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया, जिनमें पाल वंश के राजा, गुर्जर प्रतिहार राजा और राष्ट्रकूट राजा थे। उसके बाद उनके बेटे देवपाल आते हैं, जो कि जिन्होंने 810 से 885 ईस्वी तक शासन किया। देवपाल के समय पाल वंश का साम्राज्य का विस्तार हुआ। उन्होंने कई युद्ध भी जीते और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बंगाल की ओर ले गए। देवपाल के बाद जो भी राजा आए वो सारे कमजोर और निर्बल हुए हैं और 12वीं शताब्दी के मध्य तक ये वंश कमजोर पड़ने लगा और इस वंश का पतन हो गया 12वीं शताब्दी के मध्य में। अब हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश की। पाल वंश के बाद हम बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग एक स्वतंत्र शासक न होकर एक सामंत थे और सामंत भी वातापी के चालुक्यों के, वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्यों के जो सामंत थे वो दंतीदुर्ग थे और दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई वो बनाई थी नासिक, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। वातापी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा, कीर्तिवर्मा द्वितीय, ये एक चालुक्य शासक है। इनको पराजित करके दक्षिण भारत में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। सत्ता समाप्त कर दी।
इसके बाद शासक आते हैं कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम इन्होंने एलोरा नामक स्थान पर, एलोरा में एक सुप्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। निर्माण कराया। उसके बाद हम इस वंश के एक राजा और बात करते हैं, उनका नाम है ध्रुव, जो कि चौथे शासक थे। ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार वंश के एक राजा थे, गुर्जर प्रतिहार शासक। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। पराजित किया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। ध्रुव के बाद एक राजा और हुए हैं जिनका नाम है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के एक और राजा गोविंद तृतीय। इन्होंने त्रिकोणीय संघर्ष में पाल वंश के राजा धर्मपाल और गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मैंने बताया आपको गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पराजित किया। उसके बाद जो गोविंद तृतीय हैं, इनका जो शासन इनका जो साम्राज्य विस्तार माना जाता था, वो माना जाता था मालव से लेकर कांची तक। कांची तक अधिकार कर लिया गोविंद तृतीय ने। उसके बाद अगले जो राजा हैं वो थे अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ये एक शांतिप्रिय शासक थे। शांतिप्रिय शासक जिन्होंने लगभग 64 वर्ष तक शासन किया। 64 वर्ष तक शासन किया। अमोघ वर्ष की गिनती एक अरब यात्री हैं, अरब यात्री जिनका नाम है सुलेमान। एक अरब यात्री हैं जिनका नाम है सुलेमान। उन्होंने अमोघ वर्ष की गिनती उस समय के तत्कालीन विश्व के 4 महान शासकों में की है। विश्व के 4
तत्कालीन महान शासक। उसके बाद हम बात करते हैं आगे राष्ट्रकूटों के ही राजा हैं कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय। कृष्ण द्वितीय और इंद्र द्वितीय, इन दोनों ने गुर्जर प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया। महिपाल को पराजित किया। धीरे धीरे इस वंश का पतन होता है और एक चालुक्य राजा हैं तेलप, एक चालुक्य राजा हैं तेलप, उसके सॉरी कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य राजा तेलप, वो राष्ट्रकूट शासक कर्कदित्य को पराजित करते हैं और धीरे धीरे इस वंश का पतन होने लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा वंश जो है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। उसके बाद हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। इस वंश के जो संस्थापक थे नागभट्ट या नागभट्ट प्रथम कह सकते हैं। नागभट्ट प्रथम ने सिंध से होने वाले जो भी आक्रमण हुए थे, सिंध से होने वाले अरबों के आक्रमण, अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। सफलतापूर्वक सामना किया। उसके बाद हम बात करते हैं अगले जो राजा थे वत्सराज। वत्सराज के बारे में मैंने उसमें राष्ट्रकूट वंश में बताया था कि वत्सराज को पराजित किया था किसने? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया था। उसके अलावा वत्सराज पहले एक ऐसे राजा थे गुर्जर प्रतिहार के पहले ऐसा राजा थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की। सम्राट की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक। प्रथम शासक। उसके बाद हम बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय
नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। लेकिन इन्हें एक त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, जैसा कि मैंने राष्ट्रकूट वंश में बताया था, नागभट्ट द्वितीय और गोविंद तृतीय के बीच में। उसमें ये नागभट्ट द्वितीय हैं जो राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित होते हैं। पराजित होते हैं। नागभट्ट द्वितीय के बाद जो शासक आते हैं सामने, वो आते हैं राजा भोज, जिन्हें की मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता। ये एक प्रतापी शासक हुए हैं। इनके समय में या शासन काल में एक अरब यात्री सुलेमान आते हैं। सुलेमान इसके बाद एक और राजा हुए हैं महेंद्रपाल। एक नाटक है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी, इस नाटक के जो रचयिता थे वो थे राजशेखर, और इन राजशेखर के जो शिष्य थे वो थे राजा महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल प्रथम, जिन्हें की राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने पराजित किया था। पिछले टॉपिक में पढ़ा है हमने, इंद्र तृतीय ने पराजित किया। उसके बाद 1000 ईस्वी के आसपास एक विदेशी आक्रमणकारी हैं महमूद गजनवी। वो भारत पर हमला करते हैं। उस समय जो गुर्जर प्रतिहार राजा था वो थे राज्यपाल। ये महमूद गजनवी के आक्रमण से भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं और बाद में महमूद गजनवी के साथ संधि कर लेते हैं। महमूद गजनवी के साथ संधि कर लेते हैं या अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इससे राजपूत राजा नाराज हो जाते हैं और महमूद गजनवी के लौट जाने के बाद एक चंदेल शासक हैं कालिंजर के, चंदेल शासक, उनका नाम है गंड। कालिंजर के एक चंद शासक हैं जिनका नाम है गंड। इनके नेतृत्व में सारे राजपूत राजा एक होते हैं। सारे राजपूत राजा एक होते हैं और सब मिलकर राज्यपाल की हत्या कर देते हैं, क्योंकि इसने महमूद गजनवी की क्या स्वीकार की थी? अधीनता स्वीकार की थी। उसके बाद राज्यपाल के बाद ये राजगद्दी पर उसके बेटे को बैठा देते हैं जिसका नाम है त्रिलोचन पाल। और इसके बाद कमजोर शासक आते हैं और धीरे धीरे इस वंश का पतन हो जाता है। उसके अलावा गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद
कन्नौज पर जो अधिकार होता है वो अधिकार हो जाता है राठौड़ वंश और गहडवाल वंश का। गहडवाल वंश, राठौड़ वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गहडवाल वंश के राजा जयचंद, इनके बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे।